सोचो 1925 का पेरिस और एक बंदा आईफिल टावर बेच रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि लोग उसे पैसे भी दे देते हैं। ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक ऐसे आदमी की स्टोरी जिसने ना ही कभी कोई वेपन इस्तेमाल किया और ना ही कभी किसी को धमकी दी, बल्कि इसने सिर्फ अपनी सोच, प्लानिंग और कॉन्फिडेंस से लोगों को चुना लगाया। इस शख्स का नाम था विक्टर लस्टिग, हिस्ट्री का एक ऐसा कॉनमैन जो आज भी दुनिया के टॉप 4 स्टार में गिना जाता है। लस्टिग की पैदाइश 4 जनवरी 1890 को ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के एक छोटे से शहर हॉस्टने में हुई थी, जो आजकल चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन लस्टिग के पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे अलग थी, अकल और सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसने पेरिस में पढ़ाई की और कई जबानों पर महारत हासिल की, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन और इटालियन। लस्टिग में कई क्वालिटीज थी, डिसेंट ड्रेसिंग करता था और जबरदस्त स्पीकर था। लेकिन ये सब क्वालिटीज उसने बिजनेस या पॉलिटिक्स के लिए नहीं, बल्कि फ्रॉड के लिए यूज की। लस्टिग ने अपना स्कैम यूरोप और अमेरिका के दरमियान ट्रैवल करते हुए शुरू किया। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट ऑफर्स और मनी डबलिंग डिवाइसेस के नाम पर लग्जरी ट्रेन्स, हाई एंड होटल्स और कैसिनोज में क्लासी दिखने वाले लोगों को टारगेट करता था। उसका सबसे फेमस स्कैम था मनी बॉक्स, एक वुडन ब्रीफकेस जैसा डिवाइस जो असली डॉलर प्रिंट करता था। मशीन के अंदर पहले से ही लस्टिग ने 2 ओरिजिनल नोट डाल दिए होते थे। लस्टिग प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता और विक्टिम को दिखाता कि एक नोट प्रिंट होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं और एक एक करके 2 असली नोट निकल आते। अब यहाँ विक्टिम हैरान होता और पूछता कि नोट बनने में इतनी देर क्यों लगती है। लस्टिग बड़े ही आराम से कहता कि एक नोट बनने में 6 घंटे लगते हैं, इंक ड्राई होती है, वाटरमार्क सेट होता है, तो टाइम तो लगता ही है। यही डिले उसका मास्टर स्ट्रोक था। विक्टिम इम्प्रेस होकर उससे ये मशीन खरीद लेता, लेकिन जब तक असली नोट निकलकर खत्म होते, लस्टिग ऑलरेडी नेक्स्ट सिटी चला जाता था। लेकिन अब सीन सेट होता है पेरिस में। साल था 1925। फ्रांस अभी तक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की रिकवरी में था। इकोनॉमी अनस्टेबल थी, इन्फ्लेशन हाई और आईफिल टावर की मेंटेनेंस और खर्चा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आईफिल टावर 1889 में बनाया गया था वर्ल्ड्स फेयर के लिए, और उस वक्त लोगों ने उसे पसंद नहीं किया था। प्लान ये था कि टावर को 20 साल बाद गिरा दिया जाएगा, लेकिन वो खड़ा रहा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में उसे रेडियो सिग्नल्स के लिए यूज किया गया था। यानी आईफिल टावर का रहना हमेशा के लिए गारंटीड नहीं था। इसी वक्त लस्टिग ने एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा जिसमें यह लिखा था कि आईफिल टावर की मेंटेनेंस कॉस्टली है और गवर्नमेंट ऑप्शन सोच रही है। ये लाइन पढ़ते ही विक्टर के दिमाग क्लिक हुआ। अगर सरकार आईफिल टावर हटाने का सोच रही है तो लोग मान भी लेंगे अगर मैं कहूँ कि बेच रही है। विक्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ का नकली लेटर हेड बनवाया, वो डिपार्टमेंट जो उस वक्त आईफिल टावर के स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होता। उसने एक हाई क्लास होटल में रूम लिया ताकि स्कैम को ऑथेंटिक गवर्नमेंट फील मिले। फिर उसने पेरिस के 5 टॉप स्क्रैप मेटल डीलर्स को लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि आपको सरकार ने सिलेक्ट किया है एक कॉन्फिडेंशियल ऑक्शन के लिए, जिसमें वो आईफिल टावर को डिसमेंटल करके स्क्रैप में बेचना चाहते हैं। मीटिंग में लस्टिग ने अपना रोल प्ले किया, पॉलिश्ड एक्सेंट, सरकारी स्टाइल की ड्रेसिंग और कॉन्फिडेंस फुल। लस्टिग ने यहाँ कहा, ये एक कॉन्फिडेंशियल प्लान है, पब्लिक को इस बारे में कुछ नहीं पता, सरकार क्वाइटली आईफिल टावर को बेच रही है। स्क्रैप डीलर ने शुरू में शक किया, मगर सब कुछ लेजिट लग रहा था। होटल, डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज और सबसे बढ़कर लस्टिग का एटीट्यूड। उन 5 डीलर में एक था एंड्रे पॉइजन की प्रॉब्लम ये थी कि वो पेरिस के एलीट बिजनेस सर्कल में एंटर करना चाहता था। विक्टर ने इस इनसिक्योरिटी को स्मेल कर लिया। उसने पॉइजन को अलग से डिनर पर बुलाया और वहाँ मारा किलर मूव। वहाँ विक्टर ने करप्टेड ऑफिसर का रोल अदा किया। उसने पॉइजन से कहा, देखिए सरकारी पोस्ट हूँ लेकिन सैलरी कम है, और अगर आप चाहें कि मैं आपका बिड अप्रूव करूं तो थोड़ा एप्रिसिएशन चाहिए होगा। यानी वो इनडायरेक्टली रिश्वत मांग रहा था। पॉइजन ने दिल ही दिल में सोचा, अगर बंदा रिश्वत मांग रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही आदमी होगा। पॉइजन ने उसे 2 पेमेंट्स दी, एक गिफ्ट यानी ब्राइब और दूसरी आईफिल टावर के स्क्रैप कॉन्ट्रैक्ट का पैसा। नेक्स्ट मॉर्निंग विक्टर तीसरे में गुम, चौथे में गुम। अब जब पॉइजन ओरिजिनल मिनिस्ट्री ऑफिस गया तो उसे समझ आया कि गवर्नमेंट का आईफिल टावर बेचने का कोई प्लान ही नहीं था। अब ये सब देखने के बाद भी उसने रिपोर्ट नहीं किया और शर्म के मारे बैठा रहा, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करता तो सबके सामने बेइज्जती होती। लोग कहते कि शायद ये बंदा पागल हो गया है, क्योंकि कोई आईफिल टावर को कैसे खरीद सकता है। यानी लस्टिग ने विक्टिम को लूटने के साथ साथ उसकी जबान भी बंद कर दी। लेकिन लस्टिग को कहाँ चैन था। वो कुछ हफ्तों बाद वापस पेरिस आया और यही सेम स्कैम दोबारा ट्राई किया। सेम डॉक्यूमेंट्स, सेम होटल और सेम प्रोसेस। लेकिन इस बार एक डीलर ने उस पर शक किया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन इस बार भी लस्टिग नहीं पकड़ा गया और वियना भाग गया। इसके बाद विक्टर अमेरिका चले गया। वहाँ उसने अपना मनी प्रिंटिंग मशीन स्कैम वापस शुरू कर दिया। वही मशीन जो असली नोट प्रोड्यूस करती नजर आती थी, लेकिन असल में वो फ्रॉड थी। अमेरिका में उसका सबसे ज्यादा मशहूर इनकाउंटर था अल कैपोने के साथ।
अल कपूने शिकागो का एक गैंगस्टर था। लस्टिक ने कपूने से कांटेक्ट किया और कहा कि उसके पास एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम है। कपूने ने उसे $50,000 दिए। ये एक टेस्टिंग अमाउंट थी ताकि वो लस्टिक को वेरीफाई कर सके। अब अगले 2 महीने तक लस्टिक ने वो पैसा यूज नहीं किया, वो सिर्फ वेट करता रहा और फिर 2 महीने बाद कपूने के पास गया और उसने वो पूरा पैसा वापस कर दिया। साथ में ये भी कहा कि डील फेल हो गई थी, मगर मैं चाहता हूँ कि आपका ट्रस्ट बना रहे। कपूने एक ऐसा शख्स था जो लोगों को गोली मार देता था अगर उसे कोई धोखा दिया जाए। उसने लस्टिक को भरोसे के काबिल समझा। उसे लगा कि बंदा बहुत ईमानदार है और इसी ट्रस्ट का फायदा उठा के लस्टिक ने बाद में अल कपूने के नेटवर्क में दूसरे स्मॉल लेवल स्कीम्स रन किए, जैसे फेक बॉन्ड्स और काउंटरफिट डील्स। लेकिन किसी लेवल पर कपूने ने लस्टिक से ऑफिशियली बिजनेस नहीं किया। आखिरकार 1935 में विक्टर लस्टिक FBI के रडार पे आ गया। उस वक्त वो एक काउंटरफिट करेंसी रिंग चला रहा था, यानी नकली डॉलर बिल्स का हाई क्वालिटी प्रोडक्शन नेटवर्क। सीक्रेट सर्विस ने उसे न्यूयॉर्क सिटी में अरेस्ट किया। पहले तो वो कस्टडी से भाग गया था, लेकिन दोबारा पकड़ा गया। कोर्ट ने उसे 15 साल की सजा दी। पहले उसे लेवेनवर्थ प्रिजन में रखा गया, फिर ट्रांसफर हुआ और अल्कैट्राज़ प्रिजन में आ गया, जो अमेरिका की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल है। वहाँ उसने 12 साल गुजारे और 11 मार्च 1947 को निमोनिया की वजह से विक्टर लस्टिक की मौत हो गई। और हैरानी की बात यह है कि डेथ सर्टिफिकेट पर उसका ऑक्यूपेशन लिखा गया अप्रेंटिस सेल्समैन, यानी आखिर तक लस्टिक ने अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के रखी। लस्टिक का वेपन ना ही गन था और ना ही गैंग, उसका असल वेपन था दिमाग और ऑब्जर्वेशन। उसने कभी जबरदस्ती नहीं की। लोगों को उनकी ग्रीड, इनसिक्योरिटी और सिस्टम की वीकनेस का मिरर दिखाकर वो खुद उनको फंसाता था। विक्टर लस्टिक एक एग्जाम्पल है कि इंटेलिजेंस का मिसयूज क्या डैमेज कर सकता है। वो ब्रिलियंट था, लेकिन उसने अपनी ब्रिलियंस लोगों का ट्रस्ट तोड़ने में लगाई। और आज के स्कैम्स फिजिकल नहीं डिजिटल हो चुके हैं। पहले इंसान सामने आता था और अब स्क्रीन के पीछे छुपा होता है। पहले आईफिल टावर बेचा जाता था और आज लोगों के ड्रीम बेच दिए जाते हैं क्रिप्टो के नाम पे, फेक कोर्सेज या AI ऑटोमेशन के झूठे प्रोमिसेस के जरिए। लेकिन फॉर्मूला वही है, लोगों को वही दिखाया जाता है जो वो देखना चाहते हैं और वही सुनाया जाता है जो उनके कानों को सुकून देता है। जब तक हम सिर्फ वही सच मानते रहेंगे जो हमें पसंद हो, तब तक लस्टिक जैसे लोग जीते रहेंगे, चाहे वो 1920 हो या 2025।